दिल के लॉकर से बरामद हुई थी AK-47। 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी गई। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी है। उमर ने केमिकल रिमोट डिवाइस खरीदी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे दें, आतंकी उमर ने डीप फ्रीजर भी खरीदा था। डीप फ्रीजर में विस्फोटक रखता था उमर ने खाद को विस्फोटक में बदला था। मुजम्मिल ने 3 लाख में खरीदी NPK खाद। ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहे थे आतंकी। तो लगातार अब इस पूरे मामले में जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि एक और खुलासा ये सामने आ रहा है कि लगातार देखिए कि कितने समय से जो इसकी प्लानिंग है वो की जा रही थी। और लगातार आपको बता दें कि डीप फ्रीज़र जो है वो लिया गया था ताकि जो विस्फोटक है उसमें छुपाया जा सके। तो कुल मिलाकर जो ये मॉड्यूल है उसकी पूरी तैयारी की गई। और आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और आपको बता दें कि इसमें जो तमाम आतंकी थे उनको पैसे वितरित किए गए। 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदा गया। 26 लाख रुपए जमा करके उमर को दिए गए, जिसके बाद उन पैसों से मुजफ्फर ने 6, आदिल को 8 लाख रुपए दिए। तो आपको बताएं कि देखिए किस तरीके से ये जो पूरा पैसा था उसका बंटवारा हुआ। और लगातार अब धीरे धीरे जो एक एक कड़ी है वो आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर आपको बताएं कि ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है और अब इसमें लगातार जो नए खुलासे हैं वो होता हुआ सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया। जिस तरीके से लगातार जो अब ये देखिए ये भी कि किस तरह से जो पैसे हैं उनका यूज़ किया गया। और साथ ही साथ जो स्थितियाँ रही उसको आप देखिए कि किस कदर अपनी तरफ करने की कोशिश की गई। जो विस्फोटक थे उसके लिए डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया गया, AK-47 खरीदा गया। मतलब पूरी प्लानिंग जो है काफ़ी समय से चल रही थी, जिसके बाद इसको अंजाम दिया गया। हालांकि जो लगातार सूत्रों के हवाले से काफ़ी अहम जानकारी भी सामने आई हैं। और देवेंद्र कौशिक अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए ये जब से केस आया है सामने, अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका इसमें निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि लंबे समय से इसकी पूरी प्लानिंग हो रही थी। अगर इस उम्र को देखें तो इसने ना सिर्फ AK-47 खरीदा बल्कि जो अपने साथी थे उनको पैसे भी बांटे ताकि वो भी ज़रूरत की चीज़ें खरीदे। इसके अलावा इसने डीप फ्रीजर खरीदा ताकि जो खाद है उसको वो जो विस्फोटक है उसमें तब्दील कर सके। कुल मिलाकर काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी देवेंद्र, लेकिन कान किसी को खबर नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से इनकी प्लानिंग थी वो पुरानी प्लानिंग है। और 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से और डॉक्टर शाहीन शाहिद की तरफ से। और ये धीरे धीरे प्लानिंग आगे बढ़ती रही। और 2022 का वो साल जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम लोग ये इकट्ठा हो गए थे, इनकी ज्वाइनिंग वहाँ हो गई थी। और वहीं से आतंकी जो साजिश थी वो रचनी शुरू की गई। दिल्ली को दहलाने की बात हो या देश के अलग अलग ऐसे हिस्से जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो उसको दहलाने के लिए कोशिश की गई और तमाम लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया गया था। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ में विस्फोटक सामान खरीदना इनकी तरफ से शुरू कर दिया गया था। 2024 के सितंबर में जो दो बिल मिले हैं, जो जम्मू कश्मीर से एक विस्फोटक सामग्री खरीदी थी वो जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, उससे साबित होता है कि 2024 का जो साल था वो दिल्ली और इसको दहलाने के लिए तैयारी करने का साल था इनका। और जैसे ही 2025 आया, अब इसमें उनकी तरफ से यहां तक की तैयारी कर ली गई थी कि 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको विस्फोटक में बदल दिया था, यानी कि पूरी तरह से उसको प्रिपेयर कर लिया गया था। वही जो विस्फोटक पदार्थ था उमर नबी I-20 गाड़ी में लेकर 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में उसने विस्फोट किया। और वही अमोनियम नाइट्रेट जो यहाँ से बरामद हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने ले जाया गया था, सूटकेस में भरकर रखा गया था, तो वहां उसमें जांच के दौरान विस्फोट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग ये एक दिन की नहीं थी, धीरे धीरे लंबी प्लानिंग थी और उसी का नतीजा इस तरीके से सामने आया। आप रहिए हमारे साथ देवेंद्र, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद में छापेमारी हुई है। सिरोही की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। इमामुद्दीन को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। तो सिरोही की मस्जिद के इमाम को भी पुलिस ने पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। तो आपको बता दें कि इमाम
मुद्दीन को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए, और निश्चित तौर पर इसकी अब जांच भी होगी कि किस तरह से इसकी भूमिका है। और इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको दे दें, अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मकान पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी है। जवाद सिद्दीकी के घर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी है। मऊ कंटोनमेंट बोर्ड के नोटिस पर अंतरिम रोक, एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये राहत जरूर मिलती हुई। अच्छा देवेंद्र, देखिए दो बातें हैं, एक तरफ तो जो इमाम है उसे पकड़ा गया है, भूमिका उसकी क्या है, और दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल जवाद सिद्दीकी को, लेकिन आने वाले समय में फिर एनआईए की टीम की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एक तो ये बुलडोजर चलाने वाली जो है ये जवाद अहमद सिद्दीकी है, महू में जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ चूंकि कंटोनमेंट एरिया में ये मकान बना हुआ है तो उसको लेकर जांच की गई थी, नोटिस दिया गया था, और ये 1995 में भी एक बार नोटिस दिया गया था। तो इस बार भी ये नोटिस दिया गया है और आशंका इस बात को लेकर जताई गई थी कि इस बार बुलडोजर चलेगा यानी कि इस मकान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन अब हाईकोर्ट में चूंकि मामला गया है, हाईकोर्ट से राहत मिली है, लेकिन ये हो सकता है फौरी राहत हो आने वाले समय में। अब जो एजेंसी हैं वो अपनी भी बात रखेंगी उसके हाईकोर्ट के सामने। अगर गलत तरीके से उस मकान को बनाया गया होगा तो निश्चित तौर से उस पर बुलडोजर चलना लाजमी सी बात है। इसके साथ साथ में चूंकि आपने जो जिक्र किया सिरोही के इमाम का, सिरोही का इमाम डॉक्टर मुजम्मिल से उसके ताल्लुकात थे, ये पहले ही जांच एजेंसियों को पता चल चुका था जब डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, और उसकी निशानदेही के बाद में विस्फोटक पदार्थ दोनों जगह से बरामद हुए थे। तो उसमें ये जांच में सामने आया था कि जो इमाम है सिरोही गांव की मस्जिद में, इमामुद्दीन उसका नाम है, उसकी भी उससे बातचीत होती रही थी, और ये फोन जो था, फोन में उसके ये तमाम कॉल डिटेल मिली थी। उसके बाद में क्राइम ब्रांच हरियाणा पुलिस की तरफ से उसको डिटेन किया गया था, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद में दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से भी उससे पूछताछ की गई, और अब तीसरी बार क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने उसको फिर पकड़ा है पूछताछ के लिए। यानी कि आप ठीक है देवेंद्र, निश्चित तौर पर देखना ये अहम होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से उस पर और एक्शन लिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी